सारंग क्लिनिक से फारिग होकर जावियार की जानिब चला आया था। वो आजकल शहर में वाक़ तालूत के अपार्टमेंट में रिहाइश पज़ीर था। बकौल उसके पास इतना पैसा हरगिज़ भी नहीं था कि वो अपने लिए ऐसा पुरतइश अपार्टमेंट खरीद सकता। वो दरमियान में बने छोटे से लाउंज में मैट बिछाए वर्जिश कर रहा था। बाल माथे पर चिपके हुए मालूम होते थे और चेहरा बेहद खामोश। सारंग उसके सर पर जा पहुंचा था। तुम कत्ल की रात कहाँ थे? वो दाखिली दरवाजे ही में खड़ा दोनों हाथ कमर पर जमाए जोर से बोला था। जावियार ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा, फिर जवाब दिए बगैर उठ खड़ा हुआ। सेंट्रल टेबल पर धरा तौलिया उठाकर चेहरे और गर्दन को खुश किया। मैंने कुछ पूछा है। मुझे नहीं पता कि तुम किस कत्ल की बात कर रहे हो। तौलिया सोफे पर फेंककर वो फ्रिज से पानी की बोतल निकाले खड़े खड़े पानी पीने लगा था। सारंग का दिल किया यही पानी उसके मुंह पर मारकर उसे जगाए। मुझे पता है कि तुम बेखबर नहीं हो। मैं और हरम केस को स्टडी कर रहे थे और सबूतों की पड़ताल करते करते हमें वो दिख गया जो कभी नहीं दिखना चाहिए था। उसने किचन में बने सिंक से चेहरा धोया, एक बार फिर से चेहरा खुश किए खामोश निगाहों से सारंग की जानिब देखा। तुम्हें लगता है कि मैं इतना गधा हूं कि अगर कत्ल करूंगा तो इसके बाद इतने वादे सबूतों को सड़कों पर छोड़ दूंगा? जबरदस्त। इतने बेवकूफ लगते तो नहीं हो तुम, और वो भी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जावियार। ये मसला संजीदा है। नाज़नीन की जान बंधी हुई है इन मसाइल के साथ। तुम्हारा एक लापरवाह कदम उनकी जिंदगी को स्टेक पर लाकर खड़ा कर सकता है। वो अब समझाता हुआ उसके ऐन सामने किचन की कुर्सी पर आ बैठा था। नाज़नीन के नाम पर उसके चेहरा खुश करते हाथ लम्हे भर को थमे थे। सारंग उसके हाथों की जंबिश को आंखें सुकेड़े बगौर देख रहा था। उसने अगली ही पल तौलिया आहिस्तगी से स्टैंड पर लटका दिया। मैंने वो कत्ल नहीं किया। मैं उस रात यहाँ मौजूद था, इस अपार्टमेंट में। अब तुम्हें यकीन करना है तो करो, नहीं तो लाओ हथकड़ी और ले जाओ मुझे थाने। बिल्कुल हमवार लहजे में उसने कहा तो सारंग आहिस्ता से सीधा हो बैठा। तुम उस रात वहां क्या करने गए थे? ब्लैक बॉक्स में तुम्हें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। अब मुझे ये बताओ, तुम हरम को कैसे कायल करोगे? ये तुम नहीं हो, या इस कत्ल में तुम्हारा हाथ नहीं है? सारंग की बातें सुनकर उसके माथे पर बहुत सी लकीरों में इजाफा हुआ था। आंखें अगले ही पल स्पॉट सा तासुर देने लगीं। मैं इधर तुम्हारे या उसके सामने अपनी सफाइयां देने के लिए नहीं बैठा हुआ। जिसे जो समझना है समझे। अच्छा। उसके मुकाबले बैठे सारंग ने गहरा सांस लिया, बामुश्किल अपने शूट करते ब्लड प्रेशर को काबू किया। एक हरम का कम था जो अब ये जावियार गधा भी उसे उल्टे कामों वाली मुहिम में शामिल हो गया था। तो तुम वहां रात के उस पहर क्या कर रहे थे? मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ जावियार। मैं उसके लब अध खुले ही थे जब उसका मोबाइल बज उठा। एक लम्हे को ठहरकर उसने चमकती स्क्रीन को निगाहों के सामने किया और फिर खफीफ सी निगाह जावियार पर डाली, जो आंखें तीखी से अंदाज में सुकेड़ी सी को देख रहा था। उसने थूक निकलकर चारों ने चार कॉल रिसीव ही कर ली। कहो। एक यूएसबी भेज रहा हूँ तुम्हें। इसमें मौजूद तमाम फाइल्स इनक्रिप्टेड हैं। उसे डिक्रिप्ट करने की कोशिश करो, शायद हमें उससे ज़रूरी मालूमात मिल सकें। हरम की आवाज़ ठंडे पड़े किचन में बाहर तक सुनाई दे रही थी। सारंग ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, भेज दो। और हाँ, नाज़रीन के डॉक्टर से कुछ मालूम हुआ ऐसा जो केस को ड्राइव करने में मदद कर दे? एक बार फिर से नाज़रीन का नाम सुनकर जावियार सीधा हो बैठा था। अहमद। अहमद ने उसे धमकाया था, ये उन सब मालूमात को मैनिपुलेट करने के लिए। मुझे आदमी शुरू से ही ठीक नहीं लग रहा है। और स्लेब के सामने लगे कुर्सी पर विराजमान जावियार के कदमों तले लम्हे भर के लिए जमीन से रख गई थी। उसके कदम ठंडे मार्बल से जमकर रह गए थे। सारंग ने समझकर सर हिलाते हुए फोन कान से हटाया और फिर जूं ही अंगूठे से स्क्रीन लॉक करके स्लैब पर रखने लगा तो जावियार की सफेद पड़ती रंगत से चौंक उठा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन अब वो उससे बिल्कुल लाताल्लुक हुआ फिजा में गर्दिश करते बारीक जरों को तक रहा था। सर्द पड़ते अपार्टमेंट में हर जानिब से सूरज की झुलसा देने वाली किरणों ने अहाता कर लिया था, और अब उसका वजूद भी इस ठंड में आहिस्ता आहिस्ता झुलसता जा रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम में खासी खामोशी फैली हुई थी। इतराफी कुर्सियों पर विराजमान अफराद की खामोशी किसी भी तरह कोई शांत साबित नहीं होने वाली थी। उन लंबी कितार दर कितार लगी कुर्सियों के आखिर सिरे पर इस इंडस्ट्री का एमडी रमीज इंसारी तमकनत से बराजमान था। चेहरे पर हमेशा की तरह नाकाबिले फहम तासुरात लिए, जबड़ों को जमाए उठी लेकिन जीरक निगाहों के साथ वो इस कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर इंसान की नफ्सियाती कैफियत को बखूबी सूंघ सकता था। उनका एक अहम करिंदा कत्ल हो गया था। वो एक ऐसा ब्लॉक था कि जिससे वोट की अदायगी पर फंड्स मुतवक्के थे।
उन फंड्स के ज़रिए अहम प्रोजेक्ट की बहाली का साथ मजबूत था, वो अब अनका हो चुका था। इस प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी के शेयर होल्डर्स की भारी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद थीं। उनकी ज़िंदगियों की जमा पूँजी इस प्रोजेक्ट के साथ वाबस्ता थी। उस ग्रैंड इन्वेस्टमेंट के लिए कायल करने वाला इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एमडी रमीज़ ही था। इसीलिए तमाम एग्ज़ीक्यूटिव्स का नज़ला अब उसी पर गिरना बाकी रह गया था। इस प्रोजेक्ट की बहाली के साथ हमारी ज़िंदगियाँ वाबस्ता हैं रमीज़ सर, और ये प्रोजेक्ट फंड्स की कमी के बायस रुका रहा। अब जबकि इसके काम करने का वक़्त आन पहुँचा तो किसी ने उसकी कामयाबी की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर दी। इस सारे नुकसान का उज़ाला किस तरह करने का इरादा रखते हैं आप? अकबर व ज़ंजो की फनकारती आवाज़ कॉन्फ्रेंस रूम की सर्द दीवार से टकराकर पलट आई, लेकिन रमीज़ के अंदाज में बेचैनी की किसी भी लहर ने सर नहीं उठाया। बस उसकी आंखें इतराफ़ी कुर्सी पर विराजमान हर ज़ी रूह की जानिब उठ रही थीं, जिन्हें अकबर के मुतालबे पर कतन भी कोई एतराज़ न था। ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। धोखा दिया गया है हमें इस प्रोजेक्ट की आड़ में। शायद इस प्रोजेक्ट को कभी चलना ही नहीं था, लेकिन इस कंपनी ने अपनी खाली जेबें भरने के लिए हमसे इन्वेस्टमेंट्स का मुतालबा किया, और जब मुतालबे की भरपाई का वक़्त आया तो कत्ल का ढोंग रचाकर किनाराकशी इख्तियार की जा रही है। आरिफ जमील का अंदाज भी अकबर से कुछ कम ना था। यकायक एक कॉन्फ्रेंस रूम मछली मार्केट का सा मंजर पेश करने लगा। हर एक फर्द अपने दुखड़े रो रहा था। रमीज ने अगले ही पल टेबल पर हाथ मारा तो मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। सब अपनी जगह ठहरकर रमीज की जानिब मुतवज्जे हुए। कारोबार, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बुनियादी असूलों से वाकफियत रखते हैं आप सब? वो असूल क्या कहते हैं? हमें किसी भी तकनीक की बहस में नहीं पड़ना रमीज अंसारी। आप हमें इस बात पर कायल करें कि जल्द ही हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। हमें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना अब। आमिर बंगश के मुतालबे की सभी बेसाख्ता तायद करने लगे थे। बाकिर हमदानी ने परेशानी से पेशानी रगड़कर रमीज की जानिब देखा। उसी दिन से बचने के लिए ही तो रिश्ता गांठा था रमीज के साथ, लेकिन अब सारी एहतियाती तदाबीर पानी में गर्क होती नजर आ रही थीं। उन बुनियादी असूलों में से एक असूल इस बात की जानिब भी भरपूर निशानदही करता है कि नुकसान में भी आप उसी तरह बराबर के शरीक होंगे जैसे फ़ायदा बटोरते वक्त आप अपनी शराकत को यकीनी बनाते हैं। इस इन्वेस्टमेंट के आपकी कनपटी पर बंदूक नहीं रखी गई थी, और ना ही आपको कायल करने के लिए किसी थ्रेटिंग शो का सहारा लिया गया था। ये प्रोजेक्ट और इसमें शराकतदारी आप सबने अपने होशो हवास के साथ की थी। मैं हर तरह से इस मामले में गैर जानिबदार हूँ। उसकी बात पर इतराफी कुर्सियों पर विराजमान अफराद आग बगोला होकर उठ खड़े हुए। रमीज यूं ही बैठा रहा, महज गर्दन उठाकर बेजोताब खाते कारोबारी साथियों को देखा। ये गैर जानिबदारी नहीं, बददियानती है। तुम हमेशा से इस मामले में अपनी मनमानी करते आए हो। हम भी देखते हैं कि तुम मजीद प्रोजेक्ट्स के लिए अपने इस हक को कैसे इस्तेमाल करते हो। जब तक हमारा पैसा वापस नहीं मिल जाता, हम टलने वालों में से नहीं। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद अफराद बेकाबू होने लगे तो मजबूरन अहमद को उन्हें सख्ती के साथ बाहर निकालना पड़ा। अब महज चंद ही फर्द अफराद इतराफी कुर्सियों में बैठे रह गए थे। रूम की हालत अबतर हो चुकी थी, यूं गोया कोई अजाब वहां से गुजरा हो। मैंने फैसला किया है कि जो कंपनी सालाना बजट में से अपने वर्कर्स को मुनकसिम हिस्सा देती है, इस बार हम हिस्से को री इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। हम इस प्रोजेक्ट को किसी तरह वर्किंग पोजीशन में ला सकें। क्या इस तरह इन्वेस्टर्स का गुस्सा कम हो जाएगा? रुस्तम अफंदी ने ठंडी आवाज के साथ पूछा तो रमीज ने गहरा सांस लिया, यानी उसकी गारंटी तो उसके पास भी नहीं थी। कॉन्फ्रेंस रूम में महज 6 अफराद विराजमान रह गए थे। इस तंजीम को चलाने वाले 6 करिंदे, जिनमें से एक कत्ल कर दिया गया था। ये मामला हाथ से निकलना नहीं चाहिए, बाकर ने अगले ही पल सीधे होते हुए कहा था। ये मामला अगर हाथ से निकला तो हमारा जेरे ज़मीन काम करता सारा कारोबार ठप होकर रह जाएगा। हमारी इंडस्ट्री नज़रों में आ जाएगी, और एक बार ताजिर बरादरी की जानिब से इस पर इंस्पेक्शन की गई तो बहुत मुश्किल है फिर मामलात को संभालना, क्योंकि पैसा खुला कर मुंह बंद करने वाले हम सब के बीच से निकाल लिया गया है, और हमारे पास तो इस प्रोजेक्ट तक को चलाने के लिए मजीद रुपया नहीं। हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। बाकर की बातें बहुत चुपती हुई लेकिन हकीकत के करीब तर थीं। रमीज ने दोनों हाथ बाह मिलाकर कोहनियां मेज पर टिका रखी थीं। अहमद भी साथ ही खड़ा था। कौन है जिसने हमारे ऊपर ऐसा ताक कर वार किया है? कौन हो सकता है? हर निगाह में यही सवाल उमड़ रहा था, लेकिन जवाब निदारित। जब मजीद लोग इस रूम से बाहर की जाने बढ़े तो रमीज और अहमद तन्हा रह गए। उसने चेहरा फेरकर एक निगाह साथ अकड़कर खड़े अहमद पर डाली। जावेद के नाम जायदाद तक रसाई अब हमारे लिए नागजीर हो चुकी है अहमद। इस लड़की को कॉल करके ऑफिस बुलाओ। आपने उसे घर में भी उसी काम के लिए बुलाया था गालिबन।
अहमद की जानिब से किए गए तंज पर वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ सीधा हो बैठा। अहमद को इसके काम को खींचने वाले अंदाज से सख्त कोफ्त होती थी। रमीज ने पेपर वेट हाथ में थामे निगाहों के सामने किया। उन आंखों में नाज़रीन को दी जाने वाली जहनी अजियत याद आ जाने पर सरशारी सी भर गई थी। वो ऐसे मुस्कुराता हुआ खुद भी जहनी मरीज मालूम होता था। मेरे लाए अमल को समझो अहमद, वो लड़की वो नहीं है जो हम उसे समझ रहे हैं। हमें उस तक रसाई के लिए उसे तोड़ना होगा। कल का वाकया इसी लाए अमल की एक कड़ी थी। हम कारोबारी लोग हैं, हमें अंदाजा होता है कि हमें कहाँ घटाना है और कहाँ बढ़ाना है। इस लड़की को तोड़कर ही हम वो सब हासिल कर सकते हैं जिसके लिए पिछले सालों में बेशतर कत्ल हो चुके हैं। कोई उसके पीछे उसकी पश्तपनाही कर रहा है। इसीलिए उसने अपनी बात अनिसा अधूरी छोड़कर अहमद की जानिब देखा। इसीलिए वो कागजात हमें उसकी पश्तपनाही करने वाला इंसान ही फराहम कर सकता है। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। वो अहमद की जहानत पर मुस्कुराकर सीधा हो बैठा। हमें महज चंद डोरियां हिलानी हैं, बस। बाहर खुली फिजा में सांस लेते परिंदों को मालूम ही नहीं था कि इंसान नामी मखलूक का ऐसी खुली फिजा में तक लेना मुहाल कर दिया गया था। दूसरी जानिब अबिहा अपने कमरे में मौजूद हर चीज को उठाकर फेंकने के दर पर थी। उसकी सारी चीजें बिखर कर जमीन बोझ हो गई थीं। साथ ही साथ वो पागलों की तरह अब एक गुलदान उठाए सिंगार आईने पर मारकर खुद पीछे हट गई थी। कीमती शीशे का कांच जख्मी हो गया था, किरची किरची। इस मकड़ी के जाले नुमा आईने में वो खुद का अक्स टूटा सा तक रही थी। बहुत खौफनाक आवाज पर यकदम ही उसके कमरे की चौखट पर अतीका नमूदार हुई। ये अदील की बीवी थी, पतली दुबली और कंधों से जरा नीचे आते घने बालों को ब्लॉन्ड किए। वो पिछले ही दिनों हनीमून से लौटी थी, लेकिन इस समय दरवाजे पर खड़ी वो फटी आंखों से अभिया की अबतर हालत को देखकर कनक रह गई। वो अपने बालों को नोचती और बेड पर पड़ी चादर को खींचकर उतार चुकी थी। उसने तकियों के इस तरफ फाड़ डाले। इसी पहर दरवाजे में शाइस्ता नमूदार हुई। उसने एक नापसंदीदा निगाह से अतीका को देखा और फिर आगे बढ़कर अबिया को दोनों हाथों से काबू करने लगी, जो हजानी कैफियत का शिकार होकर बेकाबू होती जा रही थी। साथ साथ ही कमरे में नैना भी चली आई। शायद अबिया का ऐसा रवैया इसके घर वालों के लिए नॉर्मल था, लेकिन अतीका के लिए एक बहुत ही नई और दिलचस्प सी कार्रवाई थी। अपने फितरी सी ताज्जुब पर काबू पाने के बाद वो दिलचस्पी से अबिया की तोड़फोड़ मुलाहिजा कर रही थी। अबिहा बस चंद ही जुमले दोहराई जा रही थी। उसने मुझे ऐसा कहा, उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे उस बिच के साथ तशबीह देने की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो मुगलतात बकती शाइस्ता और नैना दोनों को बरे धकेल रही थी। जब मामला कुछ ठंडा हुआ तो अतीका शाइस्ता के कमरे में चली आई। वो अपने बेड पर नीम दराज नींद की गोलियां पाने के बगैर ही निकल रही थी। उसे देखकर लम्हे भर के लिए कड़वा सा अंकारा भरती सीधी हो बैठी। मम्मी, आई एम सॉरी, लेकिन क्या हमें अभिया को किसी साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाना चाहिए? मैं बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट को जानती हूँ। अगर तुम्हारी बकवास का फिलहाल कोई जवाब नहीं है मेरे पास अतीका, लेकिन ये बात घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अभिया को कुछ इश्यूज हैं, लेकिन इसका पता चलना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं। जा सकती हो तुम अब। और वो मुंह खोले उसके अंदाज को देखती रह गई, फिर सर हिलाकर बेनियाज़ी से शाने चकाती बाहर निकल आई। हाथ में थामे फ़ोन को इसे निगाहों के सामने किया और अगले ही पल कोई नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। अब ये ज़रूरी तो नहीं था कि सास की हर बात मानी जाती। पीछे कमरे की तारीकी में दराज शाइस्ता के चेहरे पर मुर्दा से तासुरात रकम थे। घर में नकब लगाने वालों से वो हमेशा ही खाइफ रहती थी, लेकिन अब कुछ इस तरह इसके गिर्द घेरा तंग किया गया था, उसे अपना सांस तक लेना दुश्वारी देने लगा था। और फिर जो किसी की औलादों को जहनी मरीज बनाना चाहें, उनकी अपनी जड़ें खोखली होने लगती हैं। अगली सुबह उसी तरह दबे कदमों कच्चे सहन में बने घर पर उतर रही थी। उसका आज यूनी जाने का इरादा था, लेकिन असाबी थकन थी जिसके बायस उसे बुखार ने आ घेरा था। ठंडी ठार बारिश तले भीग कर उसे सख्त जुकाम भी हो चुका था। साथ साथ सोफिया की जानिब से उसे सलवातें भी सुनाई जा रही थीं कि वो इस बरसती बारिश में तन्हा वहां क्या कर रही थी। उसने सर झुकाकर हर डांट डपट सह ली। अम्मी को कुछ नहीं कह सकी, वो इन्हें कुछ भी बताने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। उसने नाश्ते की ट्रे हाथ में थामी और फिर आगे बढ़कर वजदान के कमरे का दरवाज़ा वाक़ किया। साफ सुथरे से बेड पर लिहाफ दुरुस्तगी से लपेट कर रखा गया था। किताबें टेबल पर मखसूस तरतीब से रखी हुई थीं और कमरा निखरा निखरा सा महसूस हो रहा था। उसने आसपास निगाह दौड़ाई, लेकिन वजदान कहीं भी नजर न आया। शायद वॉशरूम में हो। उसने एक नजर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखकर खुद ही अक्स कर लिया। स्टडी टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखकर वो भी पलटने ही लगी थी कि वजदान दरवाजा खुले बाहर निकल आया। उसका चेहरा कदरे सुर्ख हो रहा था और आंखें मुतवर्रम। वजी, क्या हुआ? उसका दिल अगले ही पल जैसे किसी ने अनदेखी सी डोर में जकड़ लिया था। वजदान उसे देखकर पसुर मुर्दा सा मुस्कुराया। उसकी सी आंखों में गुलाबी डोरे उस उतरती सुबह में कुछ और गहरे महसूस हुए थे।
यूं लग रहा था गोया वो घंटों रोता रहा हो। बच्चे, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इतने कमजोर और दर्द क्यों लग रहे हो? वो हमेशा की तरह परेशान होकर पास चली आई थी। फिर उसे बेड पर जबरदस्ती बिठाकर माथे और रुखसारों को छूकर देखने लगी। वजदान ने उसके दोनों हाथ अगले ही पल थामकर खुद से दूर किए थे। फुप्पो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो फिर? उसे वाकई वो अजीब सा लगा था और वज्जी के चेहरे पर बिखरी हुई एक हल्की सी मुस्कुराहट भी अनका हो चुकी थी। उसका चेहरा आपके बिल्कुल स्पॉट महसूस होता था। मैं ठीक हूँ पुप्पो, आप परेशान ना हो। शायद पढ़ाई की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई, इसीलिए मैं आपको कुछ थका थका सा लग रहा हूँ। लेकिन नाज़नीन की तसल्ली नहीं हुई थी। वो इसके बराबर फिक्रमंद सी आ बैठी थी। वज्जी, मुझे बताओ, कोई बात परेशान कर रही है क्या? पैसे चाहिए? और इसके ऐसे इफ्तार पर वो इस तरह नाज़नीन से दूर हटा गोया ऐसे करंट छू गया हो। वो उठ खड़ा हुआ। फिर उसकी आंखों में तैश उबला, रगें तन सी गईं। वो इसके बदलते रंगों को नासब्जी से तक रही थी। आपको क्या लगता है कि मैं इतना बगैरत हूँ कि आपके ऐसे हालात के बावजूद भी आपसे पैसों का मुतालबा करूंगा फूफो? क्या मैं आपको इतना खुदगर्ज और घटिया लगता हूँ? और आपके पास ऐसा है ही क्या जो आप मुझे देंगी? चंद हजार को छोड़कर आप मुझे क्या दे सकती हैं? उसके अंदर पलता कोई बहुत जहरीला सा मादा था जो नाज़नीन को तकलीफ की भट्टी में जलाकर खाकसर कर गया। वो अधखुले लब लिए सफ़ेद चेहरे के साथ वजदान को तक रही थी। यकायक उसकी आंखों के किनारे पर सुर्खी सी उभरी। मेरे पास मेरी जिंदगी है जो मैं तुम पर वार सकती हूँ, और जो मैं तुम पर बिला किसी तरद्दुद के वार रही हूँ वजदान। तो आपसे किसने कहा है कि आप अपनी ऐन जवानी मुझ पर सर्फ कर दें? क्या मैंने कभी आपसे ऐसा कोई मुतालबा किया पप्पो? वक्त बदल गया था। लम्हों ही में गुजरते वक्त ने पीछे की जानिब सफ़र किया। वो 10 साल की थी। वो बेहद कमज़ोर थी और उसकी टांगें भी लर्जिश का शिकार थीं। वो इस समय तलहा के सामने खड़ी थी। वो इसके सामने खड़ी रो रही थी। शायद अपने साथ हुई ज्यादती की वजाहत दे रही थी वो। उसके सामने तैरता मंजर लम्हों ही में कमरे की फिजा में तहलील हो गया था। अब उसके सामने वजदान खड़ा था, जो कि उसके अमाल की वजाहत उसे तलब कर रहा था। उसकी रगों में कोई कड़वा सा स्याल बहकर सारी हयात को जहरीला करने लगा था। आपकी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या दे सकती है? चंद रुपए, चंद दिलासे और आने वाले खुशगवार औकात की चंद यादें। इसके अलावा आपने मुझे कुछ नहीं दिया। बाबा, माँ, दादा और बहुत कुछ कुर्बान करने के बाद मुझे ये सब मिला तो क्या हुआ? सॉरी फुप्पो, लेकिन इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए इन सब चीजों के अलावा भी बहुत कुछ दरकार होता है जो आप मुझे नहीं दे सकती। इसीलिए मुझसे ऐसे सवाल पूछकर मुझे मजीद काबिल तर्स मत बनाया करें। मेरी जिंदगी पहले ही कुछ काबिल रहम नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया था। उनके बुलंद मुकालबे पर सोफिया भी दरवाजे में नमूदार हुई थी। वजदान का सुर्ख तमतमाता चेहरा और नाजरीन का लट्ठे की मानी सफेद रंग देखकर उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। तो तुम्हें भी सबकी तरह लगता है कि मैं ही हमेशा से कसूरवार थी? उसकी सुर्ख आंखें सुर्खी रहीं, आंसू जैसे अंदर लगी आग ने खुश कर दिए थे। आप कभी कसूरवार नहीं थी पुप्पो। आप कर्ज थी। आपकी मौजूदगी हमेशा से जहर आलूद और तुकली अभी, लेकिन अभी उसका जुमला मुकम्मल ना हो सका क्योंकि नाज़नीन ने उसे एक जोरदार थप्पड़ उकसार पर दे मारा था। सोफिया ने भी यकीनी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। और वजदान, वो तो जैसे इस गैर मुतवक्के से वार पर अपनी ही जगह जमकर रह गया था। नाज़नीन की हाथों में लर्जिश दर आई थी। जिस बच्चे को हाथों से पालकर बड़ा किया हो, इसे अजियत देना बहुत अजियतनाक था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुझसे ऐसी बातें करते हुए, शर्म। उसने एक कहर आलूद सी निगाह उस पर डाली थी और फिर वो बाहर की जानिब बढ़ गई। कच्चे सहन वाले घर पर उस ताज़ा सी सुबह में जैसे कोई अजाब सा गुजर गया था। वो अपने कमरे में चली आई, फिर दरवाजे से लगकर आहिस्ता से बैठ गई। उसके अंदर से जैसे सारी हिम्मत हलब कर ली गई थी। वो खोखली कर दी गई थी, खाली, वीरान। दोनों घुटनों को बाहम मिलाकर उसने सीने से लगाकर खुद को की तकलीफ को खुद ही में समेटकर बांटना चाहा। बेयकीनी इस कदर गहरी थी कि उसकी आंख से आंसू तक नहीं टपक रहा था। इसी पहर सूर की मानिंद उसका फोन बज उठा। वो बामुश्किल उठी थी, फिर बेड पर रखा फोन उठाकर निगाहों के सामने किया। गैर आशा से जगमगाते हिंसों को वो नहीं पहचानती थी। अगले ही पल उसने कॉल रिसीव करके फोन कान से लगाया। मिस नाज़रीन अंसारी, आपको रमीज अंसारी के ऑफिस आना है और इनकार की सूर मैं आऊंगी। और ये ठग। उसने फोन कान से हटाकर बेड पर डाल दिया था। फिर सर्द महर से तासुरात के अपने बुखार की परवाह किए बगैर वार्ड की जानिब बढ़ गई। दूसरी जानिब वजदान ने अपना कॉलेज बैग कंधे पर डाला और फिर आनन फानन घर से निकलता चला गया। सोफिया उसे आवाजें देकर रोकती रह गई, लेकिन वो हर पुकार को अनसुनी कर गया था। वो तलहा का बेटा था। किसी की पुकार पर ठहर जाना उसके खून में शामिल ही नहीं था।
वो आज घर पर ही था। सानिया वाले वाक़ये के बाद उसने सुहेल का भी सामना नहीं किया था। अदील भी खिलाफ़े तवक्को आज ऑफ़िस चला गया था, जिसकी खुशी घर में मौजूद सानिया और रोहेला दोनों के चेहरों से हया थी। उसने भी अदील के फ़ैसले पर गहरा सांस लेकर शुक्र का कलमा अता किया था। कुछ तो अकल आई उसके बेवकूफ़ भाई को। अभी वो अपने कमरे से शॉवर लेकर निखरा निखरा सा बाहर ही निकला था कि सानिया उसके सामने दौड़ती हुई आई। घुटनों से ऊपर को आती फ्रॉक के साथ हमरंग चूड़ीदार पजामा जेब तन किए, बालों को हाफ बांधे वो शायद कहीं जाने की तैयारी में लग रही थी। भाई, वो बाबा बुला रहे हैं आपको। खैरियत? मॉम भी साथ ही बैठी हैं, शायद आपके रिश्ते की बात चल रही है। उसने आंखें बच्चों की तरह छोटी करके कहा तो हरम को इसकी खुशी पर मुस्कुराया। फिर उसे साथ ही साथ सीने उतरने लगा। मैं मैरिज मटेरियल हरगिज भी नहीं हूँ। ये बात क्यों नहीं समझ आती मॉम को? हर इंसान मैरिज मटेरियल होता है भाई। उसने तस्लीम करना अपना फर्ज समझा था। वो उसे देखकर सर हिलाता हुआ कमरे की जानिब बढ़ गया और चौंका। सानिया को इस किस्म की सीनियर नशिस्त में बैठने की इजाज़त नहीं थी, तो वो अपालू को लिए लाउंज अपूर करके बाहर की जानिब चली आई। अपालू पिछले दिनों से खासा कमज़ोर और सुस्त महसूस हो रहा था। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो उसे ही क्लिनिक लेकर जा रही थी। गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को चलने का इशारा किया तो वो मुअद्दिब सा गर्दन झुकाकर अंदर आ बैठा। पीछे कमरे में हरम सुहेल और रोहेला के मुकाबिल विराजमान था, टांग पर टांग जमाए अपने मकसूद से मुस्कुराते हुए अंदाज में। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि इतनी रात गए तक कहाँ थे, और दूसरी बात, ये घर पर ना आने की क्या तुक बनती है भला? वो फरबहासी खातून थी जो नफीस से लिबास में मलबूस, नाक पर चश्मा जमाए घूर कर उसे ही देख रही थी। उनके बराबर विराजमान सुहेल भी हरम की जानिब भी मुतवज्जे थे। वो मॉम, मेरे एक दोस्त ने आना था फ्लैट में, तो बस इसीलिए मैं घर नहीं आ सका। कान के लोग जाकर जरा सा सियाना होकर मुतला किया गया। उसके ऐसे जवाब पर जहां रुहेला का चेहरा गर्दन तक सुर्ख हुआ था, वहीं सुहेल ने आंखें सजाद से फैलाकर उसे देखा। दोस्त? कौन सी दोस्त? और तुम कब से अकेले फ्लैट में दोस्तों को लाने लगे, वो भी लड़कियां? बस बेहोश होने की कमी बाकी रह गई थी। बाकी अंदाज वैसा ही था रुहेला का। वो उनके अंदाज पर हंसकर कुछ और सीधा हो बैठा। उसका झूठ सेशन जबरदस्त जा रहा था। मॉम, मैं एक अरसे तक लंदन में रहकर आया हूँ। मेरे लिए दोस्तों को खाली फ्लैट में लेकर जाना कोई मसला नहीं। शर्म नाम की अगर कोई चीज थी तो हरम इस चीज से बिल्कुल बेगाना था। रोहेला ने मुंह खोलकर आंखें बिना झपकाए उसे देखा था, और सुहेल तो एकदम ही खनका रहे थे। बेशरम इंसान, वालदैन तक का ख्याल नहीं है तुम्हें। और ये जो खानदान भर में बहुत अच्छे बच्चे मशहूर हो, क्या इस इज्जत को तलपट करना है तुमने? अगर किसी खानदान के फर्द ने देख लिया तो खुदाया जाने किस अंदाज से वो बातों को खानदान भर में फैला देंगे। उन्हें कुछ और फिक्र सिताने लगी थी। उसने महज कंधे अचकाने पर ही इत्तफाक किया। आपसे तुम कोई रात अपने फ्लैट में नहीं गुजारोगे। सुहेल, फौरन से पहले से इसका अपार्टमेंट वापस लें। ये पाकिस्तान को भी लंदन समझ रहा है। बेटा जी, यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं है। माहौल तो है मॉम, लेकिन निगाहों से ओझल जरा मुख्तलिफ अंदाज से काम करने वाला माहौल है। नहीं तो जितनी आज़ादी लंदन में है, उससे कहीं ज़्यादा आज़ादी हमारे यहाँ भी बखूबी देखी जा सकती है। टांग पर टांग जमाए वो ऐसे छोटे मोटे इंकशाफात करने का आदी था। रोहेला ने मजीद उसके साथ अपना सर खपाना मुनासिब न समझा। वो अब के असल मुद्दे पर आई थी। मैंने और तुम्हारे डैड ने यह तय किया है कि हम तुम्हारी और अदील की शादी साथ ही करेंगे। अदील से हमने मालूम कर लिया है, उसे अपनी क्लास वालों पसंद है, और तुम्हारे लिए हमने अभिया का हाथ मांगने के बारे में सोचा है। सुहेल ने भी इस बात में सर हिलाकर रोहेला के मुद्दे की तायद की थी। फिर फिर ये कि तुम्हें अभिया के साथ पर कोई एतराज तो नहीं है ना? वो चंद पल खामोशी से उनका चेहरा देखे गया, फिर सीधा हो बैठा। भूरी आंखें संजीदा हो गईं। मैं अभिया से शादी नहीं कर सकता। उसके जवाब पर जहां सुहेल चौंके थे, वहीं रोहेला पर भी घड़ों पानी पड़ चुका था। क्यों? क्या खराबी है अभिया में? घर की बच्ची है, और घर की बात घर ही में तय हो जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। रोहेला की बजाय अब के सुहेल ने उसे कायल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये बाखूबी जानते थे कि वो बासानी कायल होने वालों में से नहीं था। वजह तो कोई खास नहीं, लेकिन मैंने अभिया के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। तो अब सोच लो बेटा। रुहेला की जानिब से एक बार फिर पेशकदमी की गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा मॉम, और ना आइंदा कभी मुस्तकबिल में ऐसा सोचने का इरादा रखता हूँ। मुझे वो नहीं पसंद। बात खत्म। वो अगले ही पल उठ खड़ा हुआ था। लेकिन बेटे, खराबी क्या है इस रिश्ते में? रुहेला ने शाइस्ता को जवाब देना था। उन्हें अभी से ही ठंडे पसीने आने लगे थे। खराबी कुछ नहीं है, बस मुझे वो अपने लिए इस लिहाज से नहीं पसंद। और हाँ, मेरा एक खास वेल ऑफ दोस्त है, हैदर नकवी। वो भी रिश्ता तलाश कर रहा है। मामी को रिश्ता बता दीजिएगा, शायद उन्हें पसंद आ जाए भैया के लिए।
उसने कहकर वो कमरे से बाहर की जाने फेरा और फिर तेजी से बाहर निकलता चला गया। पीछे सुहेल और रोहेला गहरा सांस भर के रह गए थे। सानिया ने क्लिनिक का दरवाजा धकेला तो ऊपर लंकी घंटी हौले से बज उठी। वो अपालू को हाथ में लिए अंदर चली आई थी, लेकिन क्लिनिक खाली पड़ा था। सफेद ठंडे टाइल्स पर नजर आते अपने अक्स को तकते उसने निगाहें आसपास घुमाकर देखा, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था। उसने एक निगाह पलटकर दरवाजे पर डाली जहां क्लोज्ड का बोर्ड लगा हुआ था। ओह! उसने अंदर आते हुए इसे देखा ही नहीं था। अभी वो अपालू को मज़ीद दरअस्तगी से पकड़ते पलटने ही लगी थी कि एक जाने बने सीनों से किसी की आवाज़ आई। वो सारंग ही था। तौलिए से बालों को रगड़ता किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। शायद वो अभी शॉवर लेकर निकला था। जीन्स पर सफ़ेद रंग की टी-शर्ट पहने हमेशा की तरह हैंडसम। मैंने वो फाइल्स सानिया पर निगाह पड़ते ही उसकी ज़ुबान बेसाख्ता रुक सी गई थी। फिर मुस्कुराकर उसे हाथ से कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो अपनी बात वहीं से जोड़ चुका था। इन फाइल्स को डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं। जल्दी तुम्हें प्रोग्रेस से आगाह करता हूँ। और हाँ, तालूत ने कहा कि एक बार फिर से उन तमाम डेड बॉडीज के ऑटोप्सी रिपोर्ट देख लेना, शायद कुछ मिल जाए। कुछ देर रुककर उसने आगे वाले की बात सुनी, फिर इस बात में सर हिलाकर कहने लगा, ठीक है, मैं देखता हूँ कैमरों की फुटेजेस को भी। ओके, रखता हूँ अभी। उसने कान से फोन हटाकर एक जानिब रखा और फिर सानिया के पास चला आया। वो पालू को गोद में लिए भूरी आंखें उठाए उसे ही देख रही थी, और उसे दिन की रोशनी में मानना पड़ा था कि उसकी आंखें वाकई गहरी सब्ज थीं, चमकती हुई सब्ज। कैसे आना हुआ? पप्पी तो ठीक है ना आपका? सानिया को देखकर वो खुश हुआ था। ये उसके खुशगवार अंदाज से ही यहाँ था। सॉरी, मैंने क्लोज का बोर्ड देखा नहीं और मैं जाने ही लगी थी कि आप नजर आ गए। मैं आपकी छुट्टी खराब कर रही हूँ। इसकी बात सुनकर वो हंस पड़ा। अब वो उस लड़की को क्या बताता कि वो उसकी छुट्टी खराब नहीं खुशगवार कर रही थी। लेकिन खैर, फिलहाल उसने इस इंकिशाफ को जाने दिया। कभी तो वो उसे बता ही देगा कि वो उसे कितनी अच्छी लगती थी। अच्छी? इस लफ्ज पर वो अंदर ही अंदर चौंका था। कोई बात नहीं, जानवरों के लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। आप अगर मुझे गहरी नींद से उठाकर भी किसी जानवर के मतलब इस्तफसार करेंगी या उसे ट्रीट करने का कहेंगी तो मैं बखुशी राजी हो जाऊंगा। जानवर मेरे लिए जिंदगी का काम करते हैं। बस जानवर? और वो जब पालू का एहतियात से उठाकर ऑपरेटिंग टेबल पर लिटा रहा था, सानिया के सवाल पर चौंक सा गया। उसकी सब आंखें मुतज्जिब होकर और भी खूबसूरत लगती थीं। फिर वो सर झटक कर मुस्कुराता हुआ पालू की जानिब मुतवज्जे हुआ। कभी किसी इंसान ने जानवरों की जगह लेने की कोशिश ही नहीं की, इसीलिए मैं भी नहीं कह सकता कि इंसान जिंदगी देने का काम करते हैं या नहीं। वैसे अमूमी तौर पर मैंने इंसानों को बहुत करख्त और जिंदगी से खाली पाया है। वो अब पालू के पेट पर हाथ रखकर कुछ महसूस कर रहा था। साथ ही साथ उसने अपनी टॉर्च भी उसकी आंखों पर लगाकर चेकअप किया था। वो उसे मामूल से ज्यादा सुस्त और जरा बीमार महसूस हो रहा था। फिर आपका पाला अच्छे इंसानों से नहीं पड़ा होगा। वो उसके मुकाबिल खड़ी उसे अपालो को ट्रीट करते देखती हुई कह गई थी। वो इसकी बात पर मुस्कुराया था, फिर अपालो को उठाकर सानिया की जानिब बढ़ाया और अपने वर्किंग टेबल की जानिब चला आया। मुझे जिंदगी ने बहुत अच्छे इंसान दिए हैं। इनकी मौजूदगी के लिए मैं जितना भी शुक्रगुजार रहूं कम है, लेकिन खाली और करख्त बहरहाल वो भी हैं। लेकिन आप खुद तो ऐसे नहीं हैं। सानिया ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ से चिट थाम ली थी। उसने चेहरा उठाकर उसे देखा। मैं खुद कैसा लगता हूँ फिर? कलम को एक जानिब से लबों पर रखकर वो कुर्सी पर पीछे हो बैठा था। सानिया उसके सवाल पर खुलकर मुस्कुराई। आप बहुत रहमदिल और नरम मिजाज, जिंदगी से भरपूर इंसान मालूम होते हैं। मैंने कभी किसी इंसान को महज जानवरों के लिए इतना डेडिकेटेड नहीं देखा। आप पहले हैं। उसने कलम रखकर बिना आवाज के तालियां बजाई थीं। वो उसके अंदाज पर हंस पड़ी। पप्पी को जो बीन्स आपने खाने के लिए दी थी वो इसकी हसास तबीयत को रास नहीं आई। दूसरे मानों में उसे इन बीन्स से एलर्जी है, और ये जब भी इस किस्म की या फिर इससे जुड़ी कोई भी चीज़ खाएगा तो बीमार हो जाएगा। मैंने इसकी ग़िज़ा आपको लिख दी है। चंद दिन तक इसे वही खिलाएं। आपका पप्पी बिल्कुल पहले की तरह सेहतमंद हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। वो शुक्रिया करके मुस्कुराती हुई पलट गई थी। सारंग उसे जाता हुआ देखता रहा, लेकिन जो ही सानिया ने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा पीछे की जानिब खींचकर खोलना चाहा तो हैरान रह गई। हरम वही दरवाजा खुले अंदर दाखिल हो रहा था, और सानिया को क्लिनिक से निकलता देख वो भी लम्हे भर के लिए रुका। फिर अब्रू हैरत से सिकुड़ गए। सानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई, मैं तो पालू का चेकअप करवाने आई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने एक निगाह सामने कुर्सी से उठकर खड़े होते सारंग पर डाली। हरम को उसकी रंगत में हैरत के रंग वाजे तौर पर घुलते हुए महसूस हुए थे। दोस्त है ये मेरा, सारंग बदर।
मुस्कुराकर तारुफ करवाया तो सानिया ने एक बार फिर से पलटकर सारंग की जानिब देखा, जो हवन्नक बना इन दोनों को ही तक रहा था। और फिर उसका दिल क्या अपने बाल नोच ले। हरम की बहन, उसकी बहन ही क्यों? हाल फिलहाल डॉक्टर साहब का धाड़े मारकर रोने को दिल चाहा था और हरम ने मुस्कुराहट दबाकर अगबी जानिब बनी राहदारी की राह ली। उसे सारंग की मायूसी का अंदाजा बखूबी था। वो एक तारीख गली के आखिरी सिरे पर रकड़ू अंदाज में बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों घुटनों को इतनी सख्ती से समेटकर सीने से लगा रखा था कि उसे सांस लेने में दुश्वारी सी होने लगी। उसने अगले ही पल आंखें बंद कर लीं। दो गर्म आंसू टूट के रुखसारों पर लुढ़के। फुप्पो को बहुत तकलीफदेह बातें कही थी उसने, बहुत अजियतनाक। अब वो उन बातों का अजाला कैसे कर पाएगा? अब वो इस गिल्ड से कैसे निकल पाएगा? उसके हाथ कांप रहे थे और सांसें नाहमवार थीं। उसने जमीन पर हाथ रखकर उठना चाहा, लेकिन तकलीफ ने जिस्म में बची हर ताकत खींच ली थी। उसके समाज में बहुत सी बातें घुलने लगी थीं। पिछले 1 साल के अरसे में वो सैकड़ों दफा बेशतर लड़कों के हाथों बुली हो चुका था। वो उन लड़कों को खामोशी से अपने मेहनत से बनाए गए नोट्स दे देता, क्योंकि उसके पास बारसूख और दौलतमंद वालिदैन नहीं थे। उसके पास आखिर था ही क्या? लेकिन अब वो उन लड़कों के तसल्लुत से तंग आ चुका था। वो अंदर ही अंदर पक चुका था, झुलस चुका था। जो ही उसने हिम्मत करके उन्हें नोट्स देने से इनकार किया तो वो इस पर पल पड़े। उसने फुप्पो को कभी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि वो जानता था कि उनकी जिंदगी में तो पहले ही अजाब के बहुत से गहरे घड़ों ने मुंह खोले रखा था। लेकिन अब मुस्तकिल पड़ने वाली गालियों और तवील टॉर्चर की वजह से उसके अंदर तैश सर उठा रहा था, बिल्कुल आहिस्तगी से। उसे अपने आप पर गुस्सा आता था, अपने बाप पर, अपनी जिंदगी पर। एक निगाह उसने उठाकर आसमान की जानिब देखा था। क्या अब कभी कोई ठीक हो पाएगा? उसने अपना गुस्सा फुप्पो पर उतार दिया था। उसने अपने अंदर फैले जहर को उस पर उंडेल दिया था, ये जाने बगैर कि फुप्पो को उस जहर तले कैसी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी होगी। उसने जलती आंखों को रगड़ा और फिर उठ खड़ा हुआ। उसकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन वो फिर भी चल रहा था। क्या उसके पास इस थका देने वाली जिंदगी में चलने के अलावा कोई रास्ता था? सारंग, क्या ख्याल है? अब रमीज कौन से साथ बिछाएगा? मजहर की मौत के बाद उनकी इंडस्ट्री एक गहरे सदमे से दो चार होगी, जिसकी वजह से वो जल्द अज जल्द पैसे हाथ करने की करेगा। दूसरे अल्फाज में वो किसी ऐसे चाल की जाने बढ़ेगा जो उसका एतमाद उसके इन्वेस्टर्स पर बरकरार रखे। क्या लगता है वो ऐसा क्या करेगा? रमीज की कारोबारी तफसीलात की फाइल को हाथ में थामे गर्दन झुकाए वो मौजूदा और पिछले अरसे में गुजरे हर प्रोजेक्ट को बगौर देख रहा था, और उसे रमीज की कारोबारी सलाहियतों को दाद देते ही बनी थी। उसने हर प्रोजेक्ट इस कदर महारत से सर किया था कि देखने वाले हर निगाह में उसके फहमो फरासत के लिए सताइश उमड़ती थी। उसने सर उठाकर सारंग की जानिब देखा। वो दोनों हाथों को बांधे, मुंह फुलाए, दोनों अबरू समेटे बस सामने खिड़की मटियाले रंग की दीवार को तक रहा था। हरम को ऐसे ऐसे देखकर बेसाख्ता हंसी आई थी। क्या हुआ महाराज सिंह, इतने गुस्से में क्यों हो? साफ जाहिर था कि वो इसकी हालत से हिस्सा उठा रहा था। तुझसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मैंने उस दिन दोस्ती के लिए हाथ आगे न बढ़ाया होता तो कितना अच्छा होता। उसे रह रहकर अपने बढ़ाए गए हाथ का सदमा खाए जा रहा था और हरम अब के वाकई हंस पड़ा। फिर मुस्कुराहट दबाकर उसके सामने जानबूझकर फाइल खिसकाई। सारंग ने दांत पीस कर उसकी जानिब देखा। क्या मुसीबत है अब? रमीज अब क्या करेगा? मासूमियत से पूरी आंखें चपकाकर पूछा था। भाड़ में गया रमीज और इसका वो साइको सेक्रेटरी। हुआ क्या है मेरे भाई? तू बात नहीं कर यार मुझसे। हाथ जोड़कर माथे पर लगाने की कमी रह गई थी बस। अब वो सारी लागत कंप्यूटर की जानिब मुतवज्जे हो गया। फिर डैश कैम में मौजूद जावियार की वीडियो को दोबारा से देखने लगा। इस सारे मामले में मुझे एक बात अब तक समझ नहीं आई सारंग। सामने चलती वीडियो को गायब दिमागी से तकते हुए इसने कहा तो सारंग गहरा सांस लेकर सीधा हो बैठा। कोई फायदा नहीं था शोक मनाने का, क्योंकि हरम ने इसे वो शोक भी चैन से नहीं मनाने देना था। क्या? जावेद अंसारी की बहुत सी जायदादें थीं। वो एक जाने माने बिजनेसमैन थे, तो ऐसा मुमकिन नहीं कि इनका कोई बैकअप प्लान ना हो। कोई भी समझदार इंसान बगैर किसी बैकअप प्लान के कोई काम नहीं किया करता। लेकिन फिर नाज़नीन के हालात इतने अबतर क्यों हैं? इन्हें दो दो जॉब्स करनी पड़ रही हैं। वो जायदादों और प्रॉपर्टी का क्या हुआ? कहीं से कुछ गायब था। इसे पूरी तरह से समझ नहीं आ रही थी। इसे सोचती निगाहें सारंग की जानिब घुमाई। वो भी शायद कुछ सोच रहा था। मैं जावेद सर का केस स्टडी करना चाहिए। जब भी कभी इंसान दरमियान में अटक जाए और सामने बंद गली नजर आने लगे तो बेहतर यही होता है कि चीज़ों को दोबारा से शुरू किया जाए, लाहे अमल को दोबारा से तरतीब दिया जाए। उसकी बात में वजन था। हरम ने सर इस बात में हिलाकर उसकी तायद की। कहाँ से शुरू करूं? उसने एक बार फिर से मदद तलब निगाहों से उसे देखा तो वो गहरा सांस भर के रह गया। रमीज और जावेद के बाहम ताल्लुकात से।
वो अगले ही पल उठ खड़ा हुआ था। फिर स्याह मार्कर लेकर सफ़ेद बोर्ड पर रमीज़ और जावेद का नाम लिखा। हरम मुतवज्जे होकर बोर्ड की जानिब ही देख रहा था। अगर उन दोनों के ताल्लुकात आपस में बेहतर नहीं थे तो गड़बड़ यहीं से है फिर। रमीज़ को नाज़रीन के ट्रॉमा की वजह से घर छोड़ना पड़ा। उसने एक लकीर खींची थी, एक मैप, एक नक्शा कि चीज़ों ने किस तरह जन्म लिया होगा। घर छोड़ने से कबल ही रमीज़ ने कभी जावेद का साथ नहीं दिया, यानी वो इसे शुरू से ही नापसंद करता था। जावेद की लकीर को उसने रमीज़ के साथ मिलाया, चीज़ें आहिस्ता से वाज़ेह होने लगी थीं। जब जावेद घर से निकले तो इतने बौखलाए हुए थे कि उन्हें बाकी मामलात के साथ अपनी जायदाद का भी यही ख्याल आया कि वो जल्द ही उनसे हत्या ली जाएगी। वो नफ्सियाती तौर पर खौफजदा थे, और जब इंसान खौफजदा होता है तब वो क्या करता है। उसने ठहर कर सवाल किया तो हिरम सीधा हो बैठा। सब टुकड़े जैसे अपनी जगहों पर आ गिरे थे। वो अपनी उस महबूब चीज़ को कहीं बहुत महफूज मकाम पर छुपा देता है। उसके लबों से फिसला था। सारंग ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया, फिर एक और लकीर खींची। वो ऊपर खींची गई दोनों लकीरों को बाहम मिलाती थी, और एक और कड़ी, एक और सिरा। जावेद रमीज से खौफजदा थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जायदाद को किसी ऐसी जगह पर छुपा दिया जहां तक नाज़रीन की भी रसाई नहीं है। वो उसे रमीज से बचाकर अपने बच्चों के लिए महफूज करना चाहते थे, और शायद वो उन्हें जल्द ही उस महफूज कागजात के बारे में बता भी देते। लेकिन फिर जिंदगी ने उन्हें इतनी मोहलत ही नहीं दी, और वो इस राज को खोले बगैर इस दुनिया से चले गए। सारंग की बात में कहीं भी कोई झोल मौजूद नहीं था। हरम की निगाहों के सामने नाज़रीन का लरसता सा वजूद लहराया था। इंसारी हाउस के बाहर घुटनों के बल गिरी रोती हुई लड़की। और शायद रमीज ने नाज़रीन के साथ एकदम से ताल्लुकात भी इसीलिए इस्तवार किए क्योंकि वो इस जायदाद में इंटरेस्टेड था, जो कि जावेद के नाम थी। बिल्कुल। उसने आंखें मूंद कर सर एकदम कुर्सी के पैर से टिकाया था। बहुत सी उलझन सुलझ गई थी, और बहुत सी बातें मजीद उलझ गई थीं। अगर जायदाद के कागजात नाज़रीन के पास नहीं थे तो फिर वो कहाँ थे? जावेद का अचानक हिट एंड रन हादसे में मारा जाना, क्या ये सब इत्तेफाक था? वो अगले ही पल सीधा हो बैठा था। जावेद सर की डेथ को किसी और एंगल से देखना पड़ेगा हरम। हो सकता है कि ये कत्ल हो। सारंग की बात पर उसने सर इस बात में हिलाया, फिर उठ खड़ा हुआ। उसे जल्द अज जल्द नाज़रीन से मिलना था। अगले ही पल स्क्रीन पर उभरे हुए नक्शे पर सुर्ख बत्ती हरकत करने लगी। वो आबरू से उकेड़ कर नीचे झुका और फिर साकत रह गया। नाज़रीन का ट्रेसर तेजी के साथ इंसारी ऑफिस की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। नाज़रीन रमीज के ऑफिस क्यों जा रही हैं? सारंग भी उसके साथ ही झुका हैरत से बोला था। हरम ने एक पल को मुड़कर उस सफेद बोर्ड को देखा और फिर सारंग की जानिब नजरें घुमाई। कागजात, वो उन कागजात के पीछे है। उसकी निगाह समझकर सारंग ने जल्दी से कहा था। हरम ने डेस्क पर धरा अपना मोबाइल उठाया और फिर तेजी के साथ बाहर की जाने बढ़ गया। उसने उसे एक दफ़ा तन्हा कर दिया था, और इस एक दफ़ा नाज़रीन को तकलीफ में देखने की गिरा उसके दिल में अब तक मौजूद थी। वो अब उसे किसी ऐसी तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। वजदान घर के बाहर खड़ा खाली सी सुर्ख निगाहों से दरवाजे को तक रहा था। सुरमई सी शाम घर आई थी। बादलों की मौजूदगी के बायस बेहद खनक हवा ने पर्चे का अहाता किया था। अभी वो गहरा सांस लेकर हिम्मत मुतजमा करता दरवाज़ा खोले अंदर कदम रखने ही लगा था कि किसी की आवाज़ पर ठहर गया। फिर पलट कर देखा, वहाँ ज़ावियार खड़ा था, जीन्स और स्याह हुड पहने। हुड उसने सर के पीछे गिरा रखा था, और खुनक हवा उसके माथे पर गिरे बाल लम्हे भर को लहराए थे। जी, आप कौन? ये मैडम नाज़रीन अंसारी का ही घर है ना? उसने पूछा तो वजदान ने अपना सरापा मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब फेर लिया, फिर इस बात में सर हिलाया। जी, लेकिन आप कौन? मैं उनका स्टूडेंट हूँ, कुछ अहम बात करनी थी उनसे। अगर मुलाकात हो जाती तो। जी, आप यहाँ इंतज़ार करें, मैं अंदर लगा करके आता हूँ। वो अगले ही लम्हे पलट गया था। ज़ावियार लब दांतों तले दबाकर सब्र के साथ खड़ा रहा। वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। वजदान ने दरवाजे से चेहरा निकाल कर कहा तो वो चौंका, फिर 2 कदम करीब चला आया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ गई हैं? मेरा उनसे मिलना बेहद ज़रूरी है। वो बड़े ताया अब्बा के ऑफिस गई हैं, फिलहाल आप उनसे नहीं मिल सकते, कल तक का इंतज़ार करें। लेकिन उसकी पलकें साकित हो चुकी थीं। क्या उसे लड़के ने कहा था कि रमीज़ का ऑफिस, जहां अहमद हमा वक्त मौजूद रहता था? उसे अपने सर पर लम्हे भर को सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा। अगले ही पल उसने आसपास निगाह घुमाकर देखा, सुरमई सी शाम को देखा था तो उल्टे कदमों भागा। शाम के इस वक्त ऑफिस में लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी, और ऐसे में नाज़रीन ने आज फिर से स्याह लिबास ज़ेब तन कर रखा था। स्याह रंग हमेशा से उसके लिए तकवीत का बाइस बना था, क्योंकि वो एक ऐसा रंग था जिसमें तमाम रंगों की मौजूदगी के बावजूद भी कोई मखसूस रंग गालिब नहीं रहा करता था। उस रंग में हर रंग जज्ब हो जाता था। उस रंग में सब कुछ समेट कर सर उठाने की ताकत थी।
बालों को फ्रांसीसी तर्ज की चोटी में गूंदे, स्याह हील्स में दूधिया पैरों को कैद किए, वो सफेद चेहरे के साथ बराबर कदम उठाती उस सुनसान पड़ी लॉबी से गुजर रही थी। उसका चेहरा मामूली से ज्यादा जर्दी माइल सी सफेदी में कैद लगता था। लब खुश्क हो रहे थे और आंखें स्पाट दिखती थीं, करख्त और हर जज्बे से खाली। पिछली दफा की तरह इसे इस बार भी फोन पर हिदायत दी जा रही थी। वो बिना किसी दिक्कत के राहदारियां अबूर करते एक ऑफिस के सामने ठहर गई थी। हील की टक टक थम सी गई। उसने कान पर लगा फोन नीचे कर लिया, फिर दरवाजा धकेल कर अंदर चली आई। ऑफिस कीमती फर्नीचर और भारी पर्दों से रास्ता था। टेबल के पीछे झूलती कुर्सी पर रमीज विराजमान था। उसके साथ ही अहमद भी मोहताज सा खड़ा था। वो करीब चली आई, फिर कुर्सी खींचकर पूरे एतमाद से उसके सामने बैठ गई। पिछली कमजोर और डर कर भागती लड़की जैसे कहीं गुम हो गई थी। रमीज के सामने विराजमान ये लड़की खौफनाक हद तक मजबूत और स्पॉट मालूम होती थी। उसने रमीज की आंखों में अपनी स्याह चुभती हुई आंखें गाड़ी। दरमियान से माओ साल जैसे तेजी के साथ गुजरे थे। आज 18 साल बाद वो डरी सहमी सी लड़की उसके सामने गर्दन उठाकर बैठी हुई थी। पिछली दफा कुछ ज्यादा जाती कर गया था मैं तुम्हारे साथ, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। वो उसकी बात पर तल्खी से मुस्कुराई थी। याद करें पिछली कितनी जातियों पर शर्मिंदा हैं आप। मुझे कुछ नहीं भूला, रमीज कुछ नहीं भूलता। नाज़नीन भी कुछ नहीं भूली, क्योंकि नाज़नीन भी कुछ नहीं भूलती। बर्फ और आग एक दूसरे के मुकाबिल विराजमान थे। दोनों एक लम्हे के लिए भी एक दूसरे की निगाहों से गाफिल नहीं हुए थे। वो बिलाशुबा आग और कहर का लम्हा था। मेरी बड़ाई तस्लीम कर लो, हर अजाब से महफूज रहोगी। खुदा की बड़ाई के आगे अपनी बड़ाई का दावा करने वालों को इस दुनिया ने अपनी निगाहों के सामने गर्क होते देखा है। मैं वो दावेदार हूं जो कभी गर्क नहीं किया जा सकता। खुदा वो दावेदार है कि जिसे कभी झुटलाया नहीं जा सकता। कायनात में गर्दिश करती हर शय साकित हो गई थी। अहमद स्पॉट चेहरा लिए एक सीट में देख रहा था और उसके दाएं जानिब विराजमान रमीज नाज़रीन की जानिब पूरी तरह से मुतवज्जे था। मेरी मलकियत में बहुत कुछ है। मुझे झुटलाने वालों ने बेहतरी अजाबों का सामना किया है। क्या तुम भी उस अजाब को दावत दे रही हो? मैं दावत दे चुकी हूँ। तुम अपने हक में कोताही कर रही हो। मुझे अपने हक में की गई कोताहियां बर्दाश्त करने की आदत है। वो हर सवाल के साथ रमीज को लाजवाब कर रही थी। उसकी महजूज आंखों का तासुर अगले ही पल रुखसत हो चला। उस लड़की को तो वो उससे कदमों में गिरकर भीख मांगनी चाहिए थी, फिर वो उसे सर उठाकर कैसे बात कर सकती थी। मेरे गुस्से को हवा देने वालों ने खौफनाक रातों का सामना किया है। खुदा के गुस्से को दावत देने वालों से ही दोज़ख का अब्दी वादा लिया गया है। खुदा की हकीकत ही क्या है? वो दांत पीस कर गुर्राया था। नाज़नीन ने उसके अंदाज पर लम्हे भर को मुस्कुराई, फिर हल्का सा आगे को झुकी, उसकी आंखों में झांका। रमीज उसकी बेखौफ इर्तिकाज को देखकर एक पल के लिए हैरान हुआ था। खुदा की हकीकत यह है कि उसने आंखें देकर तुम्हारी बनाई सलब कर ली है। फरिश्ता सिर्फ लोगों के दरमियान जिंदा रहकर भी तुम्हें शैतान ही बनना था। तुम्हारा हाल उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं, जिसे आसमानों से धुतकार कर जमीनी जिल्लत से नवाजा गया था। लेकिन उसकी जहालत का मकाम तो ये रहा कि वो कभी अपने असल तक को नहीं पहचान सका, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अंधे कर दिए गए हो। बकवास बंद करो अपनी। नाज़नीन उसकी दुखती रग को थाम कर दबा गया नाज़नीन उसकी दुखती रग को थाम कर दबा गई थी। वो यकदम अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, फिर टेबल पर हाथ मारकर उसके सामने झुका। खून आशाम आंखें नाज़नीन की आंखों में गाड़ी। खुदा हमेशा से नाइंसाफ था, वो कभी भी मुनसिफ नहीं था। नाज़रीन ने उसकी बदलती हालत को अफसोस से देखा। वो जैसे इंसानी जिस्म में शैतान सांस ले रहा था। तैश के बायस उबलती उसकी आंखें और कनपट्टी के गिर्द बिछी फूली रगें देखकर उसे गहरे अफसोस ने घेर लिया था। जिसने इंसाफ को पैदा किया हो, वो नाइंसाफी का मुर्तकिब कभी नहीं हो सकता। खुदा मुनसिफ आला है, बस उसकी आखिरी अदालत लगने का इंतजार करो, क्योंकि उस दिन हर जीरू पर वाजे हो जाएगा कि उसने अपनी पश्त पर कौन सा बोझ लाद दिया है। वो सख्ती के साथ बोलती उसे मजीद तैश दिला गई थी। वो सीधा खड़ा हो गया, फिर गहरे गहरे सांस लेकर उसकी जानिब देखा। मुझे जावेद की प्रॉपर्टी के कागजात चाहिए, और याद रखना इनकार की सूरत तुम्हें नहीं, तुम्हारे इस भतीजे और माँ को भुगतनी होगी। मैं तुम्हारे भतीजे का दाखिला हर मेडिकल कॉलेज से हज़फ करवा दूंगा। चंद लम्हों का खेल होगा और तुम्हारा भतीजा इस दुनिया के लिए नकारा होकर रह जाएगा। उसकी आंखों में तकलीफ सी उभरी थी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी जानिब से दिखाई गई सिफागी का शौक इस कदर गहरा था कि वो किसी भी लफ्ज की अदायगी नहीं कर पा रही थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा करने की हिम्मत और ताकत दोनों रखता हूँ।
और इतना तो तुम मुझे जानती हो कि मैं मुबालगा राय से काम नहीं लिया करता। मैं जो कहता हूँ वो रोजे रोशन की तरह अगले दिन हर फर्द देख लेता है। मेरे पास किसी प्रॉपर्टी के कागजात नहीं हैं। बाबा खाली हाथ थे और खाली हाथ ही वो इस दुनिया से जा चुके हैं। ये क्या नई बकवास कर रही हो तुम? इस बार अहमद भी चौंका था। ये अगर बकवास होती तो शायद मैं आज इस 2 टके की जॉब के पीछे ख्वार नहीं हो रही होती। बाबा के पास कोई जायदाद नहीं थी। इनके पास तो अपनी बीमारी के इलाज के लिए रकम तक नहीं थी। उसके बाद आखिर में कांपी, लेकिन वो फिर भी जमकर बैठी रही। वो थक चुकी थी, वो थक रही थी। बुखार बहुत तेज हो चुका था और अब इसका वजूद बुखार में फक रहा था। झूठ मत बोलो! नाज़रीन उठ खड़ी हुई। अहमद घूमकर उसकी जानिब आया। वो रमीज के आगे एक हाथ फैलाए उसे किसी भी तरह इंतहाई कदम से बाज रखे हुए था। मेरे पास किसी जायदाद की कोई कागजात नहीं है, इसीलिए मुझे आइंदा परेशान मत करना। और हाँ, ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे उस कत्ल को फरामोश कर चुकी हूँ। ऐनी शायद जिंदा रह जाए तो कातिल की मौत हो जाया करती है, याद रखना। गुस्से शहादत लहराकर उसे तंबिया करती हुई अगले ही पल मुड़ी थी और फिर दरवाजा धकेलकर बाहर निकलती चली गई। उसे सांस लेने में दुश्वारी सी होने लगी। चलते कदमों में बला की कपकपाहट उतर आई थी। सीना जैसे किसी तकलीफ के जेर असर तंग पड़ने लगा था। अभी उसने चकराते सर के बायस दीवार का सहारा लिया ही था कि उसे सुनसान पड़े हॉल के दाखिली दरवाजे के साथ कोई होला सा खड़ा दिखाई दिया। उसने आंखें उठाकर उसे देखा और जाने क्यों उसकी आंख से एक आंसू टूटकर गिर पड़ा। वो करीब चला आया था। इसी पहर सर पर हुडगराए नाज़रीन के पीछे जावियार नमूदार हुआ था, लेकिन फिर वो ठहर गया। कोई उससे पहले ही नाज़रीन तक पहुंच चुका था। हरम उसके सामने खड़ा था। नाज़रीन की जख्मी आंखों को खामोशी से देखे। ऐसा क्यों हो रहा है हरम? मैं तुम्हें हर उस जगह क्यों देख रही हूँ जहां तुम्हारे नजर आ जाने की उम्मीद सिफर रही हो? क्या ये सब इत्तफाक है? सफेद लबों के साथ उसने खत्म होती हिम्मत लिए आखिरी सवाल पूछा था। सॉरी, मुझे देर हो गई। उसने नफीमा से हिलाकर उसके हाथ से परे किया था, लेकिन जो ही वो आगे बढ़ने लगी तो लड़खड़ा गई। हरम ने बिसाकते हुए उसे दोनों हाथों से थाम लिया था। जावियार ने चेहरा फेर लिया। तकलीफ होने लगी थी। देखकर गिर जाएंगी आप। इस बार गिरी ना तो उठने की हिम्मत नहीं होगी मुझमें। उसके आंसू टप टप हरम के हाथ पर गिरने लगे थे। सुनसान पड़ी राहदारियों में अजियत फैलने लगी थी। मैं गिरने नहीं दूंगा आपको। भूरी आंखों में कुछ जख्मी सा उभरा था। नाज़रीन बहुत खामोशी से इन आंखों को देखे गई थी। तुम तो अजनबी हो। तुम क्या कर सकते हो? ये लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम जैसा मासूम कैसे उनसे मुझे बचा सकता है? मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। ऐसी उम्मीद ना थमाओ कि इस सब के आखिर में मेरे पास टूटी किरचों के सिवा कुछ ना बचे। उसने अगले ही लम्हे हरम के हाथों को अपने हाथों से हटाया था। फिर वह मुश्किल छोटे छोटे कदम उठाती आगे बढ़ाई। वो पीछे खड़ा रह गया था, लेकिन वो इसे यूं तन्हा नहीं जाने दे सकता था। तब जबकि वो इतनी कमजोरी का शिकार हो रही थी, उसने बाहर निकल कर गाड़ी उसके सामने ला खड़ी की। वो उसे चंद पल देखती रही और फिर खामोशी से पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। कुछ था जो उस अजनबी को बाकियों से मुमताज करता था। कुछ था। उसने थककर अपना सर पलट से टिकाया और फिर पीछे की जानिब भागते दरख्तों को खामोशी से तकने लगी। वो उसके घर के बाहर गाड़ी बिल्कुल खामोशी से रोक चुका था। नाज़रीन का चेहरा उसे हद दर्जा सफेद महसूस हो रहा था और वो उसे पहले से खासी मुज़म्मिल भी लग रही थी। प्लीज आइंदा अकेले मत जाइएगा वहां पर। कुछ जंगें अकेले लड़नी पड़ती हैं, उनसे रिहाई का कोई रास्ता निगाहों के सामने नहीं होता। थैंक यू। वो खोखला सा कहकर अगले ही पल दरवाजा खोले उतर चुकी थी। उसके कदमों की लर्जिश गहरी हो गई थी और बुखार के बायस उसे अपने साथ सारी दुनिया भी तपती महसूस हो रही थी। हरम ने उसे घर का दरवाजा पार करते देखा और फिर चंद पल सर स्टीयरिंग व्हील पर टिकाकर बैठा रहा। क्या उसे नाज़रीन को बता देना चाहिए? लेकिन वो उससे क्या कहेगा? क्या वो महज उसे थोड़ी तसल्ली नहीं दे सकता कि वो उसके साथ है? हो सकता है उससे उसकी तकलीफ कुछ कम हो सके। हो सकता है। हाँ, लेकिन फिर अगले ही लम्हे वो अपने ख्याल को झटक चुका था। अभी वो उसे बताकर मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। अमाल के एक नहीं कई रद्दमल हुआ करते हैं। उसे हर रद्दमल को मुनासिब फ्रिक्वेंसी पर लगाकर ही नाज़रीन से बात करनी चाहिए थी। बिना कुछ तय किए वो उसे कुछ भी कहने का रिस्क नहीं ले सकता था।
दूसरी जानिब वो हमेशा की तरह किसी भी से भी बात किए बगैर अपने कमरे में चली आई थी। फिर लिहाफ खुद पर ओढ़कर कपकपाते वजूद को बमुश्किल काबू करने लगी। रात की गहराई के साथ उसके समात में उतरती हर बात मजीद स्याही के साथ घुलने लगी थी। वजदान की बातें, रमीज की बातें, हरम की बातें। उसका नाजुक नाजुक वजूद इन बातों के वजन तले टूटने की हद तक दर्द करने लगा था। फिर सोफिया उसके कमरे में चली गई। शायद अब वो उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रख रही थी। वजदान भी उसके सराहने खड़ा परेशानी से उसे तक रहा था। वो नीम बेहोश सी कैफियत में थी। तकलीफ की शिद्दत तले वो उस रात कब सुई से अंदाजा नहीं हो सका। हरम उसी पहले अपने बिस्तर पर चित लेटा छत को घूर रहा था। सारंग की कॉल पर उसने मोबाइल की स्क्रीन को देखे बगैर कान से लगाया। मजहर के केस की पीडीएफ मेल कर दिया मैंने, एक बार फिर से देख लेना। उसने हौले से कहा। दूसरी जानिब सारंग चौंका। हरम अमूमन बहुत कम ऐसे तासुरात दिया करता था। इसके रद्दमल बहुत खुशगवार और महसूस कुन होते थे। सारंग ने उसके जानिब की खुशगवार सी मुफिदा को मफकूद महसूस किया तो पूछे बिना न रह सका। क्या हुआ? किसी बात पर परेशान हो क्या? उसने चंद लम्हे मजीद खामोशी से तनी छत को गुलाबी आंखों से देखा, फिर हौले से बोला। वो इतनी जख्मी लग रही थी बदर कि मैं उसके जख्मों की तकलीफ का तयन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं इस बार भी उसे शहवार की तरह खो दूंगा? उसके अंदर पलते खौफ को अल्फाज की शक्ल मिल गई। सारंग ने दूसरी जानिब गहरा सांस लिया। वो इसके अपसेट होने को समझता था। तुम उन्हें इस बार बचा लोगे हरम, मेरा यकीन करो। उसके इर्द गिर्द इतने गिद्ध, इतने सांप और इतने मुर्दार हैं बदर, मैं खुद को कैसे रोक सकूंगा? वो खुद से खौफजदा था। सारंग जानता था कि उसे अपने इक़दामात से ही खौफ आता था। तुम उन्हें बचा लोगे हरम, हर गिद्ध, हर सांप और हर मुर्दार से। और अगर मैं उसे नहीं बचा सका, अगर मैं उस वादे पर पूरा नहीं उतर सका? गुलाबी पड़ती आंखों में पानी सा तैरने लगा। तुम अपने ऊपर एतमाद किए बगैर ये सब काम नहीं कर सकते हरम। तुम्हें खुद पर भरोसा करना ही होगा। जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तब तक कोई भी तुम पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे खुद से खौफ आ रहा है। खुदा तुम्हारी राहें आसान करे। उसने अगले ही पल फोन कान से हटाकर निगाहों के सामने किए बगैर बेड पर डाल दिया था। फिर सर के नीचे दोनों हाथ तकिए की सूरत रखकर गहरा सांस भरता यूं ही छत को तके गया। नाज़रीन को एक बार देखने की ख्वाहिश ने जिस तरह इस पहर सर उठाया था शायद पहले कभी ना उठाया हो। हाँ, शायद ऐसा ही हो। इसी पहर कोई और भी था जो इन दो नफूस के साथ जितना ही बेचैन और अजियत का शिकार था। वो जीन्स की दोनों जेबों में हाथ डाले नाज़रीन के घर के बाहर ही इस्तादा था। वो उसे बहुत तकलीफ का शिकार लग रही थी। वो बस उससे एक दफ़ा बात करना चाहता था, बस एक दफ़ा। रात कतरा कतरा पिघलती रही और तीन नफूस अपने अपने हिस्सों के कुर्ब का शिकार होते उस पिघलती रात से गुजरते रहे। कई दिन उसी खामोशी से गुजर गए। दबे कदमों हर जानिब खामोशी छाई रही। ना रमीज की जानिब से आवाज उभरी, ना नाज़रीन की जानिब से। हरम खामोशी से ऑफिस जाता रहा। जावियार ने अपनी माँ के साथ वक्त गुजार लिया। उसने यूनी से चंद दिन की छुट्टी ले ली। तबीयत कुछ संभली तो आज उसने यूनी जाने का फैसला किया। वो बहुत हद सेहतमंद और पहले की तरह दमकती हुई महसूस हो रही थी। वजदान ने तो उसका उस दिन से सामना ही नहीं किया था। वो उसके जवाब से खौफजदा था। अभी वो बादामी रंग का लिबास जेबतन किए तैयार सी अपने कमरे से निकली तो वो जो अपने कमरे का दरवाजा बंद करता बाहर निकल रहा था ठहर सा गया। नाज़रीन के तासुरात उसे देखते ही सख्त हो गए। सोफिया ने दरमियानी टेबल पर नाश्ता रखकर एक निगाह नाज़रीन पर डाली और दूसरी वजदान पर। फुप्पो मैं नाश्ता यूनी में ही कर लूंगी, अभी लेट हो रही हूँ, अल्लाह हाफिज। दूसरी निगाह किसी पर भी डाले बगैर वो बाहर की जाने बढ़ गई थी। वजदान ने अपने दिल के टूट जाने की आवाज़ बआसानी सुनी थी। सोफिया ने अफसोस से उसकी उतरी शक्ल देख लिया, फिर उसे अपने साथ ही तख्त पर ले बैठ गई। फिर उसके बालों से भरे सर पर हाथ फेरा। वो गुस्से में है अभी, चंद दिनों में खुद ही ठीक हो जाना है उसने। मालूम तो है तुम्हें कि नहीं रह सकती तुझसे बातें किए बगैर। लेकिन वजदान की तसल्ली नहीं हो रही थी। वो जानता था कि इस दफा की बात पिछली हर दफा से मुख्तलिफ है। वो आहिस्ता से भारी दिलिये इस बात पर सर हिला गया था। उसके पास उसकी कहानी सुनने वाला कोई नहीं था। वो यूनिक टैक्सी से आई थी। उसकी गाड़ी में मौजूद खराबी को ठीक होने के लिए मजीद दिन दरकार थे। तब तक उसे टैक्सी के जरिए ही आना जाना था। जब वो अंदर दाखिल हुई तब वहां कोई मौजूद नहीं था। लहलहाता सब्जा लिए सुर्ख ईंटों से सजा ब्लॉक्स और ऊंची कद आदम खिड़कियों पर गिर कर चमकती हल्की सी रोशनी में अपना रूप मुनक्किस करती वो कदीम दरसगाह वैसी ही थी जैसे वो इसे छोड़कर गई थी। उसने सांस के साथ ताजगी भरी हवा को अंदर उतारा तो फेफड़ों में ताजगी सी भर गई। सुकून ही सुकून उतरने लगा। वो आगे बढ़ाए फिर अपनी लाइब्रेरी में चली आई। अंदर सब कुछ वैसा ही था, अनछुआ, कदीम, खूबसूरत और गहरा। उसने खिड़की के साथ लगे बेंच की कुर्सी खींची और पीछे खामोशी से चेहरा हाथों पर टिकाकर आंखें मूंद ली।